हेलो एवरीवन। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के वीडियो लेक्चर सीरीज में आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, ये किसी भी एंटरप्राइज, किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बेसिकली ये वो टॉपिक है जो उस एंटरप्राइज को फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है और कहीं ना कहीं उस ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल कंडीशन को भी हम इसी टॉपिक के थ्रू उसको इवेलुएट करते हैं, उसको जज करते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में जो आज का टॉपिक है हमारा, वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सबसे पहली चीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है, व्हाट इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड हाउ वुड वी प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अगर बात करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ऐसी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है जो हमारे कंपनी के जो भी आउटसाइडर्स हैं, जैसे कि हमारा मैनेजमेंट हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हो गए, या हमारे स्टेक होल्डर्स हो गए, तो जो भी हमारे आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन में आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो कि हमारे इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, तो उन आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन पीपुल्स को अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटस, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, उनको कम्युनिकेट करना के लिए जो हम शीट बनाते हैं, जो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, ताकि उन आउटसाइडर्स को, जो कि हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है लेकिन हमारे बिजनेस में काम नहीं करते, वो एज अ स्टेक होल्डर हैं, वो एज अ मैनेजमेंट हैं, वो एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, तो कहीं ना कहीं उनके फाइनेंशियल असिस्टेंस की वजह से हमारा बिजनेस चल रहा होता है। तो कहीं ना कहीं उनको हमें एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट देनी होती है कि ताकि वो ये इवेल्युएशन कर सकें कि जो हम पैसा लगाए हैं उस पैसे की क्या कंडीशन है। तो बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक तरह की इंफॉर्मेशन है जो जो कि हम जो भी हमारे बिजनेस के पार्टनर्स हैं, उन पार्टनर्स को या फिर जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको हम अपने बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेट कंडीशन जो है उनको बताते हैं, उन तक अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को उन तक पहुंचाते हैं। बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर हर जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं और जितने भी प्रोडक्शन सेक्टर में इन्वॉल्व इंडस्ट्रीज हैं, वो सभी इंडस्ट्रीज मंथली वाइज या क्वार्टरली वाइज वो अपने बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है जनरेट करती हैं। आपने देखा होगा शेयर मार्केट में हर कंपनी का जो है ये दिखाता है कि कौन सी कंपनी इसमें गेन में चल रही, कौन सी कंपनी लॉस में चल रही है। वो बेसिकली वो कंपनियां जो हैं, जो भी शेयर मार्केट में सारी कंपनियों की इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैनेज करता है, उसको उस स्टेटमेंट उसको उस इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जरूरत होती है। तो कंपनियां वो सारी की सारी स्टेटमेंट्स शेयर मार्केट को प्रोवाइड करती हैं। शेयर मार्केट फिर उन कंपनियों की उस इंफॉर्मेशन को अपने पोर्टल पर रिफ्लेक्ट करता है, ताकि जो जो शेयर परचेज करना चाहते हैं वो शेयर परचेज करते समय इस बात को ध्यान में रखिए किस कंपनी का शेयर ज्यादा अच्छा है, ताकि उसमें ज्यादा से ज्यादा पैसा लगा सके। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए, फंड प्रोवाइड करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एज वेल एज बहुत सारे फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में भी ये हमें हेल्प प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, सपोज करिए आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर जो है इस साल का 1 करोड़ रहा, ठीक है, लेकिन आपने उस 1 करोड़ में से 99 लाख रुपए जो है आपने मैन पावर और बाकी जो बेसिक एक्सपेंसेस थे, इलेक्ट्रिसिटी, रॉ मटेरियल, इन सब चीजों में खर्च कर दिया। तो बचे कितने? 1 लाख रुपए। मतलब आपने 99 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए लगाए, ठीक है, और आपने अर्न किया कितना? 99 लाख। तो कहीं ना कहीं आप 1 लाख घाटे में चल रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करके ये डिसीजन लेंगे कि मुझे किसी भी तरह से अपने कॉस्ट को रिड्यूस करना है, ताकि इस फाइनेंशियल ईयर में जो हमने लॉस बियर किया, ये लॉस हमें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में बियर न करना पड़े। तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, जिसको यूज करके जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व कंपनीज हैं, या जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट या इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करके उसको यूज करते हैं, ताकि वो अपनी कंपनी को फ्यूचर में और ग्रोथ की ओर ले जा सके। तो बेसिकली
Financial statements are the primary means of communicating financial information to parties outside the business organization. वो लोग वो पर्सन्स जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, लेकिन हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर रहते हैं, बाहर कहीं काम करते हैं, ठीक है। तो एक तरह से वो हमारे वो एक तरह से वो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट का पार्ट हो सकते हैं, एक तरह से वो कोई बैंकिंग इंस्टीट्यूट हो सकता है, एक तरह से वो कोई स्टेक होल्डर हो सकता है, वो कोई भी बंदा हो सकता है जो हमारे बिजनेस से जुड़ा तो है, लेकिन हमारे बिजनेस का इंटरनल पार्ट नहीं है, आउटसाइडर है। तो उस तक अपने बिजनेस की जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। अब सवाल उठता है कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर हम प्रिपेयर करना चाहते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स को या फिर किन किन पॉइंट्स को कंसीडर करना होगा, ताकि हमारा जो इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, वो कंप्लीट हो और अप्रोप्रिएट हो। तो जब भी हम कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो हमें इसमें जो मेन 4 पिलर्स है वो हमें इसमें ऐड करने होते हैं। उसमें पहला है बैलेंस शीट, दूसरा है इनकम स्टेटमेंट, तीसरा है स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग और चौथा है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। बैलेंस शीट के बारे में आपको इससे पहले ही बताया जा चुका है कि बैलेंस शीट में हम अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सारे एक्सपेंसेस, जितना भी हमने इन्वेस्ट किया, वो सारा इन्वेस्टमेंट, हम क्या सैलरी दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं, वो सारी चीज अपनी बैलेंस शीट में मेंशन करते हैं। इनकम स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि बेसिकली हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने कितना कैश इनफ्लो जनरेट किया, कितना पैसा उसके पास आया, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग का मतलब यह है कि हमने जो प्रॉफिट अर्न किया, उस प्रॉफिट को अर्न करने में से जितना हमने अपने स्टेक होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जितना हमारे पास बचता है, जो भी हमें और फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, वो कहलाता है रिटेन्ड अर्निंग। जो अर्न किया वो भी बचा हुआ है, लेकिन अभी हमें उसे क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने स्टेक होल्डर्स को। लास्ट पिलर इसमें स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। कैश फ्लोज का मतलब कैश इनफ्लो एज वेल एज कैश आउटफ्लो, मतलब कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। तो ये 4 मेन पॉइंट्स हैं, या यूं कहें ये 4 ऐसे बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको यूज करके हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख रहे होंगे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं उनके लिए हमें ये 4 बेसिक्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। इसमें हमारा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो आता है, बैलेंस शीट आता है, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स आता है और इनकम स्टेटमेंट आता है। तो जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने अकाउंटिंग सिस्टम में ये वो जो है इन चारों इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, और बेसिकली इन्हीं चारों इंफॉर्मेशन को यूज करके और उसको प्रोसेस करके वो एक ऐसा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करते हैं जो उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए एज वेल एज जो भी आउटसाइडर्स हैं, जो कि हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं एज ए इन्वेस्टर, उनको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें ताकि फ्यूचर में और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमारी कंपनी के लिए बढ़ सके। तो बेसिकली जो रिपोर्ट बनती है, उस रिपोर्ट का जो यूज है, जो आउटसाइडर्स हैं, जैसे कि हमारा बिजनेस मैनेजर इंटरनल प्रोसेस के लिए यूज कर सकता है। जैसे कि ऐसा तो नहीं कि हमें मैन पावर की सैलरी कम करनी है, या तो हमें रॉ मटेरियल जो है वो सस्ते में खरीदना चाहिए। तो जो मैनेजरियल लेवल डिसीजन है वो भी लेने में हेल्प मिलती है, एज वेल एज जो एक्सटर्नल पर्सन है, इन्वेस्टर्स हमारे, ठीक है, इन्वेस्टर्स जो है इस इंफॉर्मेशन को यूज करके, यानी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करके हम इन्वेस्टर्स को क्या अट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा, सपोज करें आप शेयर परचेज करने जा रहे हैं और आपने 10 कंपनियों को देखा, 10 कंपनी में किसी एक कंपनी का शेयर सबसे ज्यादा ग्रोथ कर रहा है, तो कॉमन सी बात है आप उसी कंपनी का शेयर परचेज करेंगे जिसका ग्रोथ सबसे ज्यादा है। यानी आप जो एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स हैं, उन एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं बाय यूजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज कॉस्ट कटिंग में या फिर अदर बिजनेस लेवल एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए जो मैनेजर है वो भी इसको यूज करते हैं। तो
इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स हमें प्रिपेयर करनी है, जिसमें कि पहला है हमारा इनकम स्टेटमेंट। तो सबसे पहले जानते हैं इनकम स्टेटमेंट होता क्या है। बेसिकली इनकम स्टेटमेंट आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में क्या इनकम रहा, उस इनकम को हम अपने इनकम स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर इनकम स्टेटमेंट की अगर बात करें, लिस्ट योर इनकम फॉर द पीरियड कवर्ड बाय योर रिपोर्ट। तो एक ऐसी रिपोर्ट बनाइए जिसमें ये सारी चीजें मेंशन हो कि आपने कितना पैसा कमाया, ठीक है, और किन किन स्रोत से कमाया। ठीक है, so label your income statement at the top and list the name of your organization and the period the statement covers. Then enter the total amount of income the organization made during the period. If your organization sell both goods and services, you may want to include the income. If your organization sell both goods and services, you may want to include income for each separately. Make sure you are listing the gross revenue the organization has earned. You will deduct expenses to find the organization net income later on. तो सबसे पहले आपने क्या किया, जितना पैसा आपने कमाया, जहां जहां से पैसा आया वो सारा लिख लिया। ठीक है, किस किस जगह से आया, ठीक है, और क्या बोल किस डेट में आया, किस डेट से किस डेट के बीच में पैसा आया। फिर आपने अपने उन एक्सपेंसेस को उसमें से रिड्यूस कर दिया। तो जब एक्सपेंसेस को रिड्यूस कर दिया तो आपको जो है नेट इनकम जो है मिल जाती है। इसमें आपको एक चीज और करना होता है कि डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यू सोल्ड। जो भी सामान आपने बेचा, ठीक है, उसकी ओवरऑल कॉस्ट क्या। सो द टोटल कॉस्ट एसोसिएटेड विद द गुड्स और सर्विसेज यू सोल्ड इंक्लूडिंग labor, material, and any overheads, expenses for the manufacture of the goods. In a retail business, your cost of goods would typically only be the cost to purchase the item for your inventories. In the service sector, the cost would include labor and supplies used to provide the services you offer. तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे सारे जो भी आपके खर्चे हैं, ठीक है, उन खर्चों को कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आपने कितना सेल किया, उस अमाउंट को भी आप इसमें नोट डाउन कर रहे हैं। तभी जाकर के आप फाइनल जो है ओवरऑल ग्रॉस प्रॉफिट जो है कैलकुलेट कर पाएंगे। तो उसके बाद फिर आप मूव करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट की ओर। नेक्स्ट आपका स्टेप होता है इसमें प्रोवाइड एंड आइटमाइज लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस ओवर द कोर्स ऑफ द सेम पीरियड। तो उसी सेम ड्यूरेशन में जिसके लिए आप ये इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, उस ड्यूरेशन में जो भी एक्सपेंसेस रहे हों, चाहे वो रॉ मटेरियल को लेके हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन के लेके हो, चाहे मार्केटिंग के लेके हो, जो भी एक्सपेंसेस है वो सारी चीजें अपने मेंशन करते हैं। सब्ट्रैक्ट योर एक्सपेंसेस फ्रॉम योर ग्रॉस प्रॉफिट। तो ऊपर की सारी इंफॉर्मेशन को यूज करके जो भी आपने अर्निंग किया और जो भी आपने खर्चे किए उन सबको जोड़ घटा करके फिर आप फाइनली अपना ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो ये था हमारा नेट जो हम इनकम जनरेट कर रहे हैं, उस इनकम के स्टेटमेंट के रिगार्डिंग हमें सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। जो सेकंड पिलर हमारा स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। तो सबसे पहले जानते हैं कि रिटेन्ड अर्निंग है क्या बेसिकली। So determine the current retained earning balance. The organization's retained earning is the amount of money the company has earned that it has not distributed to equity partners or shareholders. जो भी आपने अर्निंग किया है, यानी ऊपर आपने यहाँ निकाला ना कैलकुलेटर के इनकम स्टेटमेंट, कितना आपने अर्न किया, कितना कमाया, ठीक है, तो जो भी आपने कमाया उसमें खर्चे वगैरह निकाल दिए, तब आपको नेट प्रॉफिट मिल गया। तो अब जो प्रॉफिटेबल अमाउंट है, उस प्रॉफिटेबल अमाउंट को आपको शेयर होल्डर्स को देना होगा। बेसिकली अभी आपने उन शेयर होल्डर्स को भी उनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, तो अभी वो आपके पास ही पड़ा हुआ है, इसीलिए हम बोलते हैं उसको रिटेन्ड अर्निंग। हमने इसे अर्न तो किया है लेकिन अभी भी हमारे पास पड़ा हुआ है, हमने इसे अभी अपने इक्विटी पार्टनर्स और शेयर होल्डर्स को भी इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। This amount accumulates from the date the organization starts on your statement of retained earning. The current retained earning balance goes on the first line of the statement.
To find this amount, look at the organization's previous financial statement. If this is your organization first financial statement, the amount of retained earning will likely be zero. Means सपोज करिए आपने 100 रुपए का शेयर खरीदा था किसी कंपनी का पिछले साल, ठीक है, वो शेयर आपने बेचा नहीं अभी, लेकिन कंपनी ने आपके उस 100 रुपए पे 100 रुपए लगाया था, कंपनी ने उस 100 रुपए से 150 रुपया बनाया, ठीक है। तो 100 रुपए आपने लगाया था, एक साल में कंपनी ने 150 रुपया अर्न किया उससे, यानी ओवरऑल अमाउंट कितना हो गया, 250 रुपया हो गया। तो आपका उसमें है 100 रुपया, लेकिन आपके 100 रुपए से कंपनी ने 150 कमाया ना, तो कंपनी उस 100 रुपए में, उस 100 रुपए के प्रॉफिट में से कुछ अब खुद लेगी, ठीक है, और रिमेनिंग अमाउंट जो होगा वो आपको देगी। लेकिन फिर भी अभी आपने नेक्स्ट ईयर भी क्या किया, आपने उस शेयर को कंटिन्यू रखा, मतलब सेल नहीं किया, तो वो जो रिटेन्ड अर्निंग है वो आपके अकाउंट में सेव रहेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर का जो भी रिटेन्ड अर्निंग है वो क्या होगा, उसमें ऐड हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर रिटेन्ड अर्निंग की बात करें तो हम इसमें प्रीवियस ईयर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी इंक्लूड करते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, आपका ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल नया है, इससे पहले आपकी कोई रिटेन्ड अर्निंग नहीं थी, तो उस केस में ये इसकी इनिशियल वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो रिटेन्ड अर्निंग में लिस्ट द नेट इनकम फ्रॉम योर इनकम स्टेटमेंट, जो भी आपका नेट इनकम आ रहा है उसको भी आप मेंशन करते हैं। सब्ट्रैक्ट इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर और इक्विटी पार्टनर, तो जो भी इनकम जनरेट हुआ है अगर उस इनकम में से कुछ अमाउंट अगर आपने शेयर होल्डर्स या पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया तो उस अमाउंट को सब्ट्रैक्ट करना होगा, तभी जाकर के हमारा फाइनल जो है ये पता चल पाएगा कितना अभी जो रह गया है हमारे पास, जो कि हमें अपने पार्टनर्स को, शेयर होल्डर्स को देना है। सो लास्ट पॉइंट इज कैलकुलेट द अपडेटेड अमाउंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। तो अब आपको पता चलेगा कि जो हमने तो 100 रुपया कमाया था, 100 रुपए में से 30 रुपया दे दिया उनको, अभी भी 70 रुपया जो है उनका हमारे पास बचा हुआ है। जैसे कि मान लिया आपने किसी कंपनी के 100 शेयर खरीदे, तो 100 शेयर खरीदने के बाद एक साल बाद आपने 10 शेयर बेच दिए, तो अगले साल के 90 शेयर रह गए ना आपके पास। तो इस तरह से जो भी आपने शेयर के रिगार्डिंग पेमेंट कर दिया है, तो उसको क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। सब्ट्रैक्ट करने के बाद फाइनल आप अपडेट कर पाएंगे कि अभी आपके पास कितना अर्निंग बचा है, जो कि आपको फ्यूचर में उसको रिफंड करना होगा। लास्ट इसमें थर्ड है क्रिएटिंग अ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के रिगार्डिंग आपको इससे पहले के लेक्चर्स में बहुत ब्रीफली बताया जा चुका है वीडियो लेक्चर्स में, लेकिन फिर भी मैं एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ। बैलेंस शीट की अगर बात करें तो बैलेंस शीट जो है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक पूरा खाका होता है जिसमें उसके सारे लेन देन को दिखाया जाता है, ठीक है, और उसी बैलेंस शीट के थ्रू उसके प्रॉफिट को भी हम इवेलुएट करते हैं। तो मोस्ट बैलेंस शीट प्रोवाइड्स अ स्नैपशॉट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन एसेट्स on one side of the page and its liability and equity on the other side। मतलब बैलेंस शीट का मतलब यह है कि आप अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स को दिखाते हैं, साथ ही साथ उसकी क्या लाइबिलिटीज हैं और क्या इक्विटीज है ये आप उसमें मेंशन करते हैं। While you can also put the assets on top and the liabilities and equity on the bottom, having them साइड बाय साइड। ये तो तरीका है कि आप डिफरेंट वेज में आप बैलेंस शीट को डिजाइन कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो मेन जो कीवर्ड्स होते हैं वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का एसेट्स होता है और उस ऑर्गेनाइजेशन की क्या लायबिलिटीज और क्या इक्विटीज है। लिस्ट एसेट्स इन लेफ्ट कॉलम, जो भी आपके एसेट्स हैं उनको आपकी शीट में लेफ्ट साइड में रखिए, ठीक है। जो भी आपकी लायबिलिटीज और इक्विटीज है उनको राइट साइड में रखिए, मतलब टेबल फॉर्म बना लीजिए। जो आपने पूंजी लगाया उसको लेफ्ट साइड में लगाइए, लिखिए, ठीक है। और जो भी उस पूंजी से आपने कमाया और जो बाकी देना है लोगों को वो आप राइट साइड में मेंशन करिए। तो आपने जो लगाया, जो भी इन्वेस्ट किया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो कि आपका एक एसेट्स था, उसके बाद भी आपने प्रोडक्शन के लिए कुछ पैसे लगाए और प्रोडक्शन के बाद, प्रोडक्शन के दौरान आपने सैलरी बांटी, रॉ मटेरियल खरीदा, ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा किया, मार्केटिंग में खर्चा किया, उसके बाद तब मार्केट में माल आपका सेल हुआ, फिर पैसे आए, तो ये ओवरऑल जो है ये आपका आएगा लायबिलिटीज एंड इक्विटीज। तो इन सभी अमाउंट जब आप एक दूसरे के साथ मर्ज करेंगे तब जाके आपको आपका फाइनल जो है बैलेंस शीट प्रिपेयर होगा, जिसमें आपको ये रिफ्लेक्ट होगा कि हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया और कितना लॉस अर्न किया। सो टोटल एसेट्स एंड लायबिलिटी टू बैलेंस द बुक्स, जहाँ पे आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती है
कि अभी हमारे पास कितना बैलेंस बचा है। बैलेंस शीट का मतलब होता है जो बैलेंस को दिखाए कि कितना बचा है आपके पास, आपने कितना लगाया था, कितना खर्चा हो गया, अभी आपके पास कितना बचा है, तो उसी को हम बोलते हैं बैलेंस शीट। लास्ट जो पिलर है वो हमारा राइटिंग स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। मतलब हम एक ऐसा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें हम अपने सारे इनकम्स को शो करते हैं, चाहे वो हम अपने सारे कैश फ्लो को उसमें मेंशन करते हैं, चाहे वो कैश आने का हो चाहे वो कैश जाने का हो। So determine the organization's cash balance at the end of the previous period. The cash balance you started with at the beginning of the period covered by your financial report is the starting point for your statement of cash flows. Enter the amount on the first line of your statement. Typically, you can get this number from the organization previous financial report. If this is the first financial report for the organization, you will have to calculate the starting cash by totaling the organization cash on hand. मतलब अगर आप का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बहुत पुराना कई सालों से चल रहा है, तो इस फाइनेंशियल ईयर के कैश फ्लो की इंफॉर्मेशन आप प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट से पहले आप कैश फ्लो की इंफॉर्मेशन निकालेंगे, फिर उसको फर्दर जो है इस ईयर के सारे कैश इनफ्लो आउटफ्लो के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, नया बिजनेस है, तो उस केस में जो जो भी आपका कैश इनफ्लो होगा वो आउटफ्लो होगा बिल्कुल इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होगा, यानी जो भी आपके हाथ में पैसे हैं, यानी जो भी पैसा आपने लगाया उससे स्टार्ट होगा। इसमें नेक्स्ट है लिस्ट द नेट इनकम फ्रॉम योर इनकम स्टेटमेंट। जो भी आपने इनकम जो भी आपका पैसे आए उस पैसे में से आपका नेट इनकम कितना था, ठीक है। ग्रुप योर कैश फ्लो इनटू 3 कैटेगरीज। जो भी आपका कैश फ्लो आ रहा है उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना है आपको। जैसे पहला है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और तीसरा है फाइनेंशियल एक्टिविटीज। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब ये है कि आपको अपने उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए भी कुछ पैसा चाहिए हो। जैसे मान लीजिए आपने 50 रुपया लगाया था अपने बिजनेस में, ठीक है, तो और जब सारे प्रोडक्ट सेल हो गए तो आपको 100 रुपया मिला, मतलब 50 रुपया इन्वेस्ट किया था, आपको 100 रुपया मिल गया। तो आपको ये लग रहा होगा अब तो ये 50 रुपए मेरा प्रॉफिट है। नहीं, एक बिजनेसमैन अपने प्रॉफिट से भी पैसा अपने प्रॉफिटेबल अमाउंट से भी प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करता है। तो वो क्या करेगा, 50 रुपया लगाया था, 50 प्रॉफिट कमाया, टोटल 100 रुपया हो गया। तो अब उस जो 50 रुपए उसने प्रॉफिट कमाया वो भी क्या करेगा, सोचेगा इस 50 रुपए को भी ऐसे यूज करूं कि अगले साल इससे भी मैं कुछ पैसा अर्न कर सकूं, कुछ प्रॉफिट अर्न कर सकूं। तो उसी को यहाँ बताया जा रहा है कि जो कैश फ्लो हम कर रहे हैं, या पैसा लगा रहे हैं या जो पैसा आ रहा है हमारे, उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और तीसरा है फाइनेंशियल एक्टिविटीज। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में बेसिकली हमें अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, ठीक है, कुछ ना कुछ फंड की जरूरत होती है, चाहे वो रॉ मटेरियल परचेज करने को लेकर के हो, चाहे वो सैलरी देने को लेकर के हो, चाहे मेंटेनेंस को लेकर के हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बिल को लेकर के हो। तो हमें जो भी हमने अर्न किया उस अर्निंग में से हमें कुछ अमाउंट रखना होगा ताकि हम अपने बेसिक एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकें। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो जैसे आपने जो भी प्रॉफिट अर्न किया उस प्रॉफिट से भी फ्यूचर में और प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, उस पैसे को हो सकता हो यूज करके, उस पैसे को यूज करके आप कोई और यूनिट डाल दें, कोई नया बिजनेस सेटअप डाल दें। तो आप उसी पैसे को और इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में आपको और भी ज्यादा रिटर्न दे सके। फाइनेंशियल एक्टिविटीज, फाइनेंशियल एक्टिविटीज में आपने जो भी प्रॉफिट अर्न किया वो प्रॉफिट आपको अपने स्टेक होल्डर्स, अपने बिजनेस पार्टनर्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो आपने बिजनेस के लिए कुछ पैसा छोड़ दिया, उस पैसे में कुछ पैसा आपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए, फ्यूचर पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया, और कुछ पैसा जो है फाइनेंशियल एक्टिविटीज में, जैसे कि जो भी आपके बिजनेस पार्टनर थे और भी जो लोग थे उनको आपने इसमें से मैनेज किया। नेक्स्ट है इसमें एडजस्ट द नेट इनकम टू फाइंड द कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बेसिकली इसमें देखिए कह रहा है
if the organization has assets such as equipment that will be used for more than a year, the depreciation in those assets is added back to the cash balance. Subtract the balance of your account receivable from your cash balance, then add the balance of your account payable. मतलब आपने 100 रुपए का सामान एक साल पहले खरीदा था, मशीनरी वगैरह, तो आप अब जो इस साल का जो बैलेंस शीट बना रहे हैं उसमें उस मशीनरी का अमाउंट 100 रुपए नहीं रहेगा, वो कम हो जाएगा क्योंकि समय के साथ उसकी वैल्यू घटेगी। तो अब जो फर्दर आप कैश इनफ्लो और आउटफ्लो मैनेज करेंगे, उससे पहले आप उस अमाउंट को अपडेट करेंगे। ठीक है, वही कह रहा है, एडजस्ट द नेट इनकम टू फाइंड द कैश प्रोवाइडेड बाई ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मतलब आपने 100 रुपए कमाए, ठीक है, तो 100 रुपए को जब आप अपने प्रीवियस एसेट्स में ऐड करेंगे तो एसेट्स और बढ़ जाएगा ना, जबकि ऐसा नहीं है। समय के साथ आपके जो एसेट्स थे वो पुराने भी हो रहे हैं। जैसे आपने जो बिल्डिंग बनाई थी, जो मशीनरीज लगाई थी, ठीक है, तो उसको क्या करना है, आपको उसमें से सब्ट्रैक्ट करके मैनेज करना है। रिपीट द सेम प्रोसेस फॉर इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज। तो हमें क्या करना है, जो कैश इनफ्लो आ रहा है या फिर कैश आउटफ्लो हो रहा है, यानी कैश के रिगार्डिंग जो भी फ्लो हो रहा है, उस फ्लो को हमें क्या करना है, इटरेटिवली फॉलो करना है, अरे चलाते रहना है बार बार। ठीक है, ताकि जो भी आ रहा है उसको हमने दोबारा से इन्वेस्ट किया और फिर कुछ फाइनेंशियल एक्टिविटीज परफॉर्म करके फिर कुछ प्रॉफिट अर्न किया, फिर इन्वेस्ट किया, फिर प्रॉफिट अर्न किया। तो ये प्रोसेस जो है हमें चलाते रहना है। लास्ट इसमें कैलकुलेट द कैश एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो ये जो सारा का सारा प्रोसेस है कि हमने प्रॉफिट अर्न किया, उस प्रॉफिट को फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए लगाया, कुछ पैसा और इन्वेस्ट कर दिया, कुछ पैसे की सैलरी बांट दी, रॉ मटेरियल खरीद लिया। तो ये सारी एक्टिविटीज में जितने भी पैसे जा रहे हैं, आ रहे हैं, इन सब का लेखा जोखा बनाने के बाद फाइनली में जो अमाउंट आपका आता है और जाता है वो फाइनली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मतलब कितना कैश आउटफ्लो हुआ और कितना कैश इनफ्लो हुआ। तो ये थे हमारे 4 मेन पिलर्स, जिनको हम बेसिकली किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल डिसीजंस, फाइनेंशियल एक्टिविटीज में यूज करते हैं। और इस इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग जो हम फाइल प्रिपेयर करते हैं उसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए हमें मेन 4 पॉइंट्स को फॉलो कंसीडर करना होता है। इसमें पहला है बैलेंस शीट, दूसरा इनकम स्टेटमेंट, और तीसरा है स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, और चौथा है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। थैंक यू।